हेलो गाइस। आज का टॉपिक है आरटीआई। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है नया आरटीआई पोर्टल। सो उसको इसके लिए इसकी एक न्यूज़ में था कल हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लॉन्च किया था कल। आगे देखते हैं कि आरटीआई पोर्टल का यूज़ क्या है और प्लस आरटीआई क्या होता है, इसके लिए कोई एक्ट है या नहीं, फिर कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई कमीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरटीआई बेसिकली जो अभी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि वाया पोस्ट से एप्लीकेशन डालना पड़ता था, बट ये प्रॉब्लम अब नहीं रहा इस पोर्टल के कारण। आप सिंपली इस यूआरएल पे जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और इससे आपको विद इन 30 डेज रिप्लाई मिलेगा। और इसका एक और फ़ायदा है कि अगर आप बीपीएल फैमिली में आते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आरटीआई रूल्स 2012। और एक और रूल है कि आरटीआई को विद इन 30 डेज रिप्लाई करना होगा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। अगर लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन होता है तो उनको विद इन 48 आवर्स रिप्लाई करना होगा। और आगे देखते हैं कि आरटीआई की हिस्ट्री क्या रही है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। मतलब इंडिया में कब स्टार्ट हुआ और फॉरेन में कब स्टार्ट हुआ, या फॉरेन में पहला देश कौन था। तो फर्स्ट आरटीआई लॉ लाने वाला देश स्वीडन था, जो 1766 में लाया था। फिर नॉर्वे ने लाया, फिर फ्रांस, नीदरलैंड। बट इंडिया के केस में 3 जजमेंट थी। पहला था के मैथ्यू इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस, और दूसरा केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और तीसरा केस था मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इन तीनों केसेस से पहला केस से आरटीआई को रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरे केस में इसको अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया गया, और थर्ड केस में इसको अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है, उसके अंडर घोषित कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं कि इंडिया में बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे पिछले वाला तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पे था, तो वो सेंट्रल लेवल पे डिसीजन लिया गया कि कब क्या एक्शन लिया जाएगा आरटीआई पे। बट अभी जो ग्रास रूट लेवल से कैंपेन शुरू किया गया था बाय मजदूर किसान शक्ति महासंगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन 1994 में, पहला राज्य था जिसने आरटीआई लॉ पास किया, वो था तमिलनाडु। इन सेंट्रल लेवल सुप्रीम कोर्ट में तो ये सब डिसीजन चल रहा था, बट सेंट्रल लेवल में पहला लॉ जो आरटीआई रिलेटेड था वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फिर उसके बाद आया आरटीआई बिल, फिर ये एक्ट बना अक्टूबर 12 2005 में। अंडर आरटीआई एक्ट बेसिकली बहुत सा सेक्शन है या बहुत सारे रूल्स है, बट मेन इंपॉर्टेंट रूल है कि पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कमीशन से हम लोग रिपोर्ट ले सकते हैं थ्रू आरटीआई, या इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो उसमें बेसिकली आपके आते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना हो, या फिर कोई पार्लियामेंट ने बनाया हो, या किसी ने कोई स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बना हो, या किसी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया गया हो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंडेड हो गवर्नमेंट के थ्रू और कंट्रोल भी गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता हो, और कोई भी एनजीओ जो फाइनेंस किया जाता हो गवर्नमेंट के थ्रू। तो इन सब से हम लोग, इन सब के खिलाफ हम लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट में लिखा गया, आरटीआई एक्ट 2005, जो अक्टूबर 12 2005 को पास किया गया था। फिर आगे एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन।
ये बेसिकली बताता है कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते या फिर आरटीआई के थ्रू नहीं दे सकते। उसमें से पहला आता है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हैम्पर करे, वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता। प्लस कोर्ट किसी इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर दे तो वो भी नहीं दिया जा सकता। फिर थर्ड होता है कि किसी भी पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्रियन का प्रिविलेज ब्रीच हुआ हो, या स्टेट लेजिस्लेचर का, कि अगर कोई भी देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ एनी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर, तो वह सब इन्फॉर्मेशन जिससे इनका प्रिविलेज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया जा सकता। तीसरा होता है कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं दिया जा सकता अगर ये कोई थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट कर रहा हो। प्लस आप जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है, जैसे गवर्नमेंट और सिटीज़न का, ट्रस्टी एंड सिटीज़न रिलेशनशिप जैसे कहा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए ट्रस्टी का काम करती है, और लाइक आधार कार्ड जो बनाया, जो आधार कार्ड है उसका इन्फॉर्मेशन एज अ फिड्यूसरी आता है गवर्नमेंट के लिए, सो वो इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। प्लस कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट का नहीं दिया जा सकता, या फिर कोई भी चीज़ किसी फिज़िकल सेफ्टी का ऑफ पर्सन को हर्ट करती है तो उसका भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी इशू क्रिएट हो जाए, ऐसा इन्फॉर्मेशन भी आरटीआई के अंडर नहीं आता है। प्लस डिस्कशंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, ये सब चीज़ जो है, ये सब इन टोटल आरटीआई के अंदर नहीं आता है। तो आप अगर इसके लिए फाइल भी करोगे तो आरटीआई मना कर देगी। सो ये सब देखने के लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन आता है कौन सा नहीं आता है, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये बेसिकली इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखती है। तो आगे देखते हैं CIC क्या होता है। बेसिकली CIC एक कमीशन है जिसके अंडर आते हैं चीफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो है अभी के टाइम श्री या YK सिन्हा। इन टोटल अभी के टाइम 1 CIC प्लस 7 IC हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इनका नाम देख सकते हो। प्लस इनके अंडर आता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो बेसिकली आरटीआई फाइल किया गया उस पर रिस्पॉन्स करता है या फिर उसका रिप्लाई देता है। तो अगर कोई भी इशू आता है तो उस केस में लोग इसके पास ऑटोमेटिक जा सकते हैं कंप्लेन के लिए, या फिर अगर इनसे नहीं बन रहा हो तो ये फिर CIC के पास जाते हैं। फिर वो इस कंप्लेन को देखता है और देखता है कि सब कुछ बढ़िया से काम हो रहा है कि नहीं। तो आप आगे देखेंगे कि तो CIC का क्या काम होता है। CIC बेसिकली to receive and inquire into the complaints from any citizen as provided in the section 18 of the RTI Act 2005। तो वो किसी भी कंप्लेन के बारे में इंक्वायर कर सकता है या रिसीव कर सकता है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द RBI एक्ट। और दूसरा है कि ये एक्ट करता है एज अ सेकेंड अपील। पहला अपील तो CPO खुद ही होते हैं, दूसरा अगर इनसे नहीं हुआ तो फिर जाके CIC के पास जाया जाता है। तीसरा होता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।